नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष कुमार जी एक बार फिर से। हर्ष कुमार जी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। आरंभ करने से पूर्व आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दें, 25, 26, 27 अक्टूबर आप सभी रजिस्ट्रेशन करा लें शीघ्रातिशीघ्र, क्योंकि इस बार यद्यपि हमने सीट कैपेसिटी डबल कर दी है, लेकिन उसमें से भी 50-60% तो निकल गई और अभी 1.5 महीना बाकी है। तो भाई बिना रजिस्ट्रेशन की एंट्री नहीं है। और देखिए हम लोगों के प्रयास से जो है टारगेट भी पूरा होने वाला है। जी, टारगेट भी पूरा होने वाला है, तो आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन में हाथ बटा दें, लगे हाथों पूरा हो जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक आध आपके यहाँ जो है बाहर से गेस्ट बुलाया जाए अमेरिका से। मेरे एक मित्र आ रहे हैं, कई आ रहे हैं। हाँ, तो वो भी इच्छुक है। मैंने उनसे कह दिया है कि भाई आ जाओ आप। वो फ्लाइट उन्होंने 24 तारीख की बुक भी कर दी है। अच्छा, तो हमें बता दीजिएगा, पता चले कि वो नहीं बाहर खड़े हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। वो बड़े इच्छुक थे आने के। हमने कहा कि भाई आओ, आप भी आओ। आइए अब बात करते हैं। आज ये बताइए कि आजकल भाजपा की सरकार जो है वो अपना मैनिफेस्टो लागू कर रही है या कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो लागू कर रही है? आपको क्या लग रहा है? नहीं तो मुझे तो किसी का भी मैनिफेस्टो लागू होता नजर नहीं आ रहा है। आपने ये कैसे कह दिया कि कांग्रेस का लागू हो रही है? कोई मैनिफेस्टो के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कहाँ सोच रहे हैं? कोई नहीं सोच रहा है। अरे भाई देखिए, जातीय जनगणना, यूपीएस। नहीं, जातीय जनगणना पे तो मुझे लगता है कि आरएसएस वालों ने कहा है। वो जो अभी बैठक हुई है पलक्कड़ में, वहां केरल में 3 दिन की, उसमें बताया जाता है कि आरएसएस ने ये कहा है कि अगर इसको ठीक ठाक तरीके से कराया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके से इसको कंडक्ट कराना है। तो ये बात तो सामने आई है। बाकी पार्टी के अंदर से तो अभी किसी ने, मुझे लगता नहीं, इस बारे में कुछ कहा है। पार्टी के अंदर से कहा नहीं है, लेकिन आरएसएस जो है वो आगे आगे क्यों चल रही है? पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनना चाह रही है? आरएसएस इसलिए आगे जाके चल रही है ना कि आरएसएस ने ये बताना चाहती है कि तुम लोगों ने जो हमें गच्चा दिया था चुनाव के समय, अब हम तुम्हें बताएंगे कि हमारी क्या वैल्यू है। और नड्डा वहां खुद रह के आए हैं 2 दिन, वो भी गए थे उसमें। और किसी ने ये नहीं बताया कि नड्डा और उनके बीच की क्या बात हुई है, क्योंकि आरएसएस के तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं आपको पता ही है कि उनकी जानकारी बाहर लीक नहीं होती बिल्कुल भी, कि अंदर क्या चीजें डिस्कस की गई है। वो जितना प्रेस ब्रीफिंग में बताते हैं वही चीजें सामने आती है। तो उन्होंने उसमें साफ बताया कि हाँ नड्डा जी थे और सारे विषयों पर चर्चा हुई। पत्रकारों ने पूछा उनसे क्या है, सुनील अंबेकर उनसे, कि भाई वो क्या जो बयान दिया था नड्डा जी ने, कहा कि हाँ उस पर भी चर्चा हुई है, सब चीजों पर अच्छा, उस पर भी चर्चा हुई है? हाँ, उसमें आज रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा वक्फ पे भी हुई है, नड्डा जी का जो वो बयान था उस पर भी चर्चा हुई है, सब चीजों पर हुई है, जातीय जनगणना पर भी हुई है। उसी के बाद वो सवाल पत्रकारों ने पूछा कि जातीय जनगणना के बारे में आपका क्या मानना है। उसने कहा इसमें ऐसा कोई, हम ऐसा नहीं है कि हम इसके बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, ऐसी कोई अवधारणा है नहीं आरएसएस के अंदर। तो मतलब बीच का रास्ता निकालने की बात, जैसे यूपीएस में बीच का रास्ता निकाला उसी तरह से। हाँ, उसी तरह का। हाँ, तो फिर एजेंडा तो अल्टीमेटली जो है वो कांग्रेस का ही चल रहा है ना। अब देखिए, ये तो पार्टी को तय करना है कि वो किसका एजेंडा चलाना है, किसका नहीं चलाना है। आरएसएस कह रही है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कितना झुकना है कितना नहीं, ये तो आपको देखना ही है। और चूंकि आपने जो एजेंडे वाली बात कही है, मुझे लगता है कि जो पिछले 3-4 वो हुए हैं एपिसोड, जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, या कह सकते हैं कि रोल बैक हुए हैं, यू टर्न हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एजेंडा तो 100% चल ही रहा है। एजेंडा ना हो, लाइन तो सेट कर ही रहे हैं राहुल गांधी और विपक्ष के लोग। आप दरअसल वही है संजय जी, हम हर बार डिस्कस करते हैं कि काउंटर अटैक नहीं होता किसी भी चीज को लेकर। अभी देखिए जो नेटफ्लिक्स वगैरह इसे लेके हंगामा मचा हुआ है, कोई भी सही बात सामने नहीं ला रहा। तमाम इतनी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आती हैं कि कितनी गलतियां हैं इसमें। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दी हैं कि भाई आप लोगों ने कैसे पास करने दिया। देखिए ना, अब सीधी सी बात कि आपकी सांसद है जो पार्टी की, उसने अपने पैसे से, अपने जेब से पैसा लगा के फिल्म बनाई, खुद डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, एक्ट की, लिखने में भी वो किया, और आज तो वो आपकी सांसद बन चुकी है। उसकी फिल्म को आप लटका देते हो रिलीज में।
अरे आपसे भाई, जब आपने सेंसर बोर्ड ने उसे यूए सर्टिफिकेट दे दिया 6 दिन पहले, अब उसकी रिलीज टालने का दोबारा क्या मतलब? अगर किसी एक संगठन ने उस पर ऐतराज उठा दिया तो आप खुद ही तो इस तरह का शो कर रहे हैं कि आप बैकफुट पे हैं। हाँ, ऐसा दिखता है कि साहब की जो विपक्ष है वो एजेंडे डिक्टेट कर रहा है। और आप देखिए, जो कंधार हाईजैक वाली जो जिस वेब सीरीज की बात हो रही है, जो नेटफ्लिक्स पे आई है, उन्होंने फिल्म बनाई नहीं। उन्हें पता है कि एजेंडा कहाँ चलता है, ओटीटी पर चलेगा, घर घर जाएगा, फ्री में देखेंगे लोग बाग। और जितना कंगना की फिल्म को लोग पैसा देके नहीं देखेंगे, उससे ज्यादा लोग घर पे फ्री में देख लेंगे इसको। तो उन्हें तो नैरेटिव देना था। और उस मैंने तो देखी नहीं है उस सीरीज, ना मेरा कोई मन है देखने का, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, कई पत्रकारों ने बाकायदा लिखा है, पूरी लंबी लंबी पोस्ट लिखी है। ये जो है न्यूज 24 वाले हमारे गुप्ता हैं, इन्होंने बड़ी लंबी पोस्ट एक लिखी है कि मैं उस समय लाइव कवरेज कर रहा था, जी टीवी और स्टार न्यूज, उस समय 2 ही चैनल होते थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया गया है। और उसमें सबसे मेन बात दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए और बीजेपी की सरकार को उसमें कायर बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नैरेटिव सेट किया गया, तो उन्हें पता था कि ये नैरेटिव ओटीटी पर चलेगा। सिनेमा में जाओगे तो वहां सेंसर बोर्ड देख लेगा और रोक लेगा फिल्म को, तो उन्होंने ओटीटी पे चलाया उसको। प्री प्लान्ड है ये, मैं तो ये मानता हूं ये प्री प्लान्ड है। आपको याद होगा संजय जी, 2006 में एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, देखिए आपने? बड़ी चर्चित फिल्म है और बहुत ही मतलब एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही शानदार उसका स्क्रिप्ट है, किस तरह से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और आज से उसे कोलाइड किया गया। उसमें मेन इशू क्या था फिल्म में कि मिग विमानों की दलाली में पैसा खाया जाता है, वो लो क्वालिटी है और उनकी जो इक्विपमेंट्स है वो नहीं होते हैं। आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे और मिग 21 में उड़े थे, ये बताने के लिए कि भाई वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और उसमें ये दिखाया गया था कि वो लड़के जो है रक्षा मंत्री को किल कर देते हैं। वो भी एनडीए सरकार के खिलाफ एजेंडा था, जो यूपीए की सरकार के समय फिल्म आई थी। वो जिसे कहते हैं ना, ये वामपंथी सोच वाले, वो सारे स्टूडेंट्स जेएनयू में पढ़ने वाले दिखाए गए थे। उसमें नाम कहीं नहीं था, लेकिन जेएनयू के कैंपस में वो फिल्म शूट हुई थी पूरी की पूरी। तो ये लोग जो होते हैं, बहुत बीजेपी वालों का सोशल मीडिया पर एजेंडा कुछ भी चला लें, लेकिन जो आप कहते हैं ना कि डीप स्टेट और वो सारी चीजें जो ताकतें काम कर रही हैं, वो बहुत प्लानिंग से काम कर रहे हैं। आप किस किस मोर्चे पर उन्हें लड़ोगे? आपको आंख मूंद कर तलवार चलानी पड़ेगी, तब आप इससे निकल पाओगे। अगर आंख खोल के और ये देख के आप तलवार चलाओगे कि भाई इसको ना लग जाए, इसका कान ना कट जाए, इसकी आंख ना कट जाए, तो फिर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, फिर आपके अपने ही शिकार होंगे। अब बताइए, एसजीपीसी के कहने पर कंगना की फिल्म रोक रहे हैं। और वो एसजीपीसी जो पूरी तरह से भारत के विरुद्ध है, खालिस्तानियों का एक तरह से संगठन बन गया है, खालिस्तानियों का शीर्ष संगठन है, उनको उन्हीं और से एक समय वैलिडेशन लेते शरणदाता हैं रहे, खालिस्तानी, खालिस्तानियों के शरणदाता। और वो आज भी डिक्टेट करते हैं। आप देखिए कि पंजाब में किसान किस तरह से ब्लैकमेल करते हैं। आप हर बार जो है वो पीछे कदम उठा लेते हैं, पीछे कदम कर लेते हैं, और जो आपके साथ हैं उनकी आपको पूरा साथ देते हैं, वो बाद में ठगे हुए से महसूस करते हैं। अब देखो ना, उसे सुखबीर बादल को तनखैया डिक्लेयर कर दिया, उसकी पूरी बंटी बंडल को कि माफी मांगो यहाँ पे आके। कितना मतलब उन्हें गिरा दिया। एक ही तो पार्टी थी इनकी अपनी, उसके खिलाफ क्या स्थितियां चल रही हैं। ये सब बहुत मेरा मानना है कि जो आप बात कह रहे हो ना कि एजेंडा जो है बीजेपी नहीं चला पा रही है, बीजेपी को अपना एजेंडा चलाने का सांस ही नहीं मिल रहा है। इस तरह के काम हो जा रहे हैं कि वो दूसरों के एजेंडे पे ही। मैं तो पिछली बार भी शो में डिस्कस किया था कि वो जो 100 दिन का प्लान बना था वो कहाँ गया, उसका तो पता ही नहीं लगा। 100 दिन का प्लान जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है, बस एक खाली वो वक्फ अमेंडमेंट जो है वो ले आए, हालांकि वो उनके उसमें नहीं था, लेकिन वो प्रेशर इतना पड़ा शायद कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल अवश्य ले आए। और राज्यसभा में स्थिति अब ठीक हो गई है, जब से इन्होंने 119 ऑलरेडी ले चुके हैं, हाँ 2 का रेजिग्नेशन करा दिया है, तो ये जो है हाँ 123 तक तो आराम से पहुंच ही जाएंगे, जब 4 अभी नॉमिनेशंस बाकी हैं। तो एनडीए की मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी 10 साल में पहली बार हो गई है राज्यसभा में। तो इसलिए मुझे आशा है कि कम से कम ये वक्फ बिल पे जो है ये बैकफुट पे नहीं जाएंगे।
ये ये संजय पास जी मैं करवाएंगे। आपको बताता हूँ, ये जो अभी आरएसएस वाली बैठक हुई है ना, ऐसी बैठकें इनकी 2-3 तरह की होती हैं। एबीवीपी के साथ भी इनकी बैठक होती है, इस तरह से 3-4 बैठकें करते हैं। मेरे ध्यान है 2018 में अमित शाह पार्टी प्रेसिडेंट थे, और उस समय उनसे बात हुई कि भाई आप लोगों की सरकार को चलते हुए 5 साल हो गए और आप लोगों ने कुछ किया नहीं। 4 साल हो गए थे उस समय, चुनाव नजदीक आ रहे थे लोकसभा के चुनाव। तो उसमें कहा गया था कि 370 पे क्या हुआ, वो कब हटेगी, फुल मेजोरिटी की सरकार है। तो बताते हैं कि उसके बाद अमित शाह वहां वादा करके आए थे कि अगली बार मैं होम मिनिस्टर बनूंगा और अगली बार ये काम सबसे पहले मैं यही काम करूँ। थोड़ा सा इस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए ना। अब पता नहीं नड्डा जी क्या दावा करके आए होंगे, नड्डा जी की कौन सुन रहा है वहां पे, क्या इनकी कहानी है, तो ये क्या एजेंडा चलाएं अपना, क्या बात करें। वो नड्डा जी ने जो कंगना रनावत के लिए जो रिलीज जारी की थी बिना सिग्नेचर की, उसमें तो उन्होंने सबका विश्वास फिर से कह दिया है। जो बात नरेंद्र मोदी ने कहनी बंद कर दी, नड्डा जी ने कहनी बंद नहीं की अभी तक। पता नहीं किसने लिखवाई उनसे ये चिट्ठी, हमें तो समझ में नहीं आता। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो अमित मालवीय ने शेयर की है, किसने लिखी है, वो उसकी स्क्रिप्ट किसने तैयार की। लगता तो है नहीं कि उसे अमित शाह या मोदी जी ने तैयार किया है, किसी और ने तैयार किया है। और देखिए पहले तक तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि वो शायद फर्जी भी हो सकती है, कुछ दिन बाद ये कह दें कि भाई ये तो फर्जी थी, कि भाई कंगना को अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए पूरा मौका दिया जाए कि बोलना है जो तुम बोलो, और चिट्ठी तो वो वैसे ही थी। लेकिन मैंने अभी हाल ही में कंगना रनौत के कई इंटरव्यू देखे, उसने स्वीकार किया कि हाँ वो चिट्ठी पार्टी की तरफ से ही मुझे मिली, और वो जाके उसके बदले जेपी नड्डा से मिली भी। लेकिन उसने एक काम बढ़िया कर दिया, अपने जिस भी इंटरव्यू में उससे जिसने भी उससे पूछा कि आप उस बयान से अब उसे बयान को वापस लेती हैं जो किसान आंदोलन को लेके आपने दिए, उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरी नॉलेज है मैंने अपने हिसाब से बयान दिया, मैं उससे पीछे नहीं करती। हाँ, आगे मुझे पार्टी ने कह दिया है कि आपको पार्टी लाइन से अलग नहीं जाना, उसका मैं ख्याल रखूंगी। हाँ, ये इस मामले में वो नूपुर शर्मा से आगे निकली। नूपुर शर्मा अगर अपने बयान पे कायम रहती ना, हाँ, मुझे लगता है और भी अच्छा होता, लेकिन वो नूपुर शर्मा थोड़ा सा डर गई और इन लोगों ने भी उनको ले लिया उसमें कि कंगना भाई रनौत देखो। ने तो कह दिया कि मैं तो 15 साल की उम्र से घर छोड़ के निकल गई थी, मैं सर पे कफन बांध रखा है, मारना है मुझे मार। साफ का इंटरव्यू। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताइए कि जब राहुल गांधी की इतनी बड़ी पावर है कि वो मोदी सरकार जैसी सरकार को हिला सकते हैं, ये अलग बात है। योगी को नहीं हिला पा रहे हैं। योगी योगी आपने देखा होगा, योगी जी को तो टच ही नहीं करता है कांग्रेस वाला कोई भी, योगी उनका तो जी नाम ही नहीं अपना लेते हैं कोई। अपना एजेंडा सेट करते जा रहे हैं। आपको पता है कल सभी जगह रिपोर्ट हुआ कि साहब बुलडोजर कांड पे खिंचाई हाँ, हुई, ये हुआ, सब सुप्रीम हुआ, कोर्ट वाला। सुप्रीम कोर्ट वाला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो लोगों ने नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखता है सुप्रीम कोर्ट कि वी अप्रिशिएट द एफिडेविट सबमिटेड बाय द यूपी गवर्नमेंट। योगी जी तो कानूनी रूप से कुछ काम गड़बड़ करते नहीं ना कि उन्हें फंसना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी गवर्नमेंट के स्टैंड को अप्रिशिएट किया और एक तरह से दूसरे लोगों से कहा कि यूपी गवर्नमेंट की तरह काम करो, हाँ, उनका टेम्पलेट अपनाओ। धींगा मुश्ती मत करो। लोग जो है वो योगी की कॉपी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब वो योगी जैसी काबिलियत भी तो होनी चाहिए। तैयारी के अब साथ करना चाहिए। बताइए कि साहब किराएदार के लड़के ने बदमाशी की और आपने मकान मालिक का घर ढा दिया। हाँ, ये तो इसमें तो फंसे ही गए आप। योगी जी देखिए, योगी जी ने कितने भी जितने जगह बुलडोजर चलवाए हैं, योगी जी ने वो इलीगल प्रॉपर्टी पे जलवाए हैं। कि अगर अतीक अहमद की 4 प्रॉपर्टी हैं और उन्हें दिखा कि ये 2 इलीगल हैं, इसमें है मामला कहीं पे लिखत पढ़त में है, उस पर ही तो चलवाया उन्होंने। ऐसे थोड़ी कि कहीं भी अंधाधुंध वो आप। और पूरा नोटिस वोटिस दे के, ऐसे नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही, प्रॉपर तरीके से किया, बिल्कुल सही बात है। योगी योगी जी का कहाँ ये वो करेंगे, उनका तो कोई इसीलिए मुकाबला कह नहीं रहा कर हूं कि सकता साहब। अगर आप अपना एजेंडा एग्रेसिवली आगे रखेंगे तो ये कांग्रेस वांग्रेस राहुल गांधी बंदी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि योगी जी अपने एजेंडे पे कायम है, वो बिल्कुल हिलते नहीं, अपने एजेंडे पे धड़ाधड़ 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 काम कर रहे हैं।
देखिए संजय जी, क्रिकेट में भी कहा जाता है, क्रिकेट में क्या होता है कि जब आप डिफेंसिव हो जाते हैं तो बॉल भी ज्यादा टर्न करने लगती है, वो स्विंग भी ज्यादा दिखाई देने लगती है, और आप जब उसके जहां वो बॉल टप्पा खा रही है उसको टर्न करने का आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, आगे बढ़ के उस पर आप खेलने लगते हो, तो फिर वो बॉल उसकी दिशा बिगड़ जाती है, लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, फिर बॉलर का टप्पा ही गलत जाने लगता है। तो योगी जी वो काम कर रहे हैं, वो मौका ही नहीं दे रहे हैं टर्न करने का या स्विंग कराने का, वो बॉल को पिच ही नहीं होने दे रहे, आगे बढ़ रहे हैं फुल टॉस। अच्छा ये बताएं आप कि जब कम से कम केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनकी बात को न केवल सरकार सुन रही है बल्कि आरएसएस भी सुन रही है, सब तरह से उनकी बातें चल रही है, तो वो चारों तरफ लोगों के खिलाफ ये छोटे-छोटे जो है ये टुच्चे टाइप के केसेस क्यों करवाते घूमते हैं? देखिए, पिछले सप्ताह शायद हमने इस पे चर्चा की थी, वो जो खबरें आनी शुरू हुई थी, बांग्लादेश से सिलसिला शुरू हुआ था सलाउद्दीन से, और द ब्लिट्ज ने जो स्टोरी छापी थी। अब मुझे ये लगा है कि वो जो अब तक बात पहुंची नहीं थी, लेकिन वो जो तेलंगाना वाले एमपी जाके कॉपी दे आए ना ब्लिट्ज की वहां पे राहुल गांधी के ऑफिस में। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने पढ़ लिया और राहुल गांधी ने कहा कि तुम हद कर रहे हो, मतलब मेरे खिलाफ खबरें छाप रहा है और मेरे घर पे आके मुझे कॉपी दे के चला गया, तुम कर क्या रहा हो सिंघवी जी, इसलिए तुम्हें तेलंगाना से हमने राज्यसभा में भेजा है क्या? तो मुझे लगता है कि खबर तो ये आई है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी को कहा गया है कि ये जो सब कहानियां चल रही हैं, किस्से सब चल रहे हैं, उन पे एक्शन लिया जाए, और सुनने में आ रहा है कि अब नोटिस वोटिस भेजे गए हैं बहुत सारे लोगों को। लेकिन बांग्लादेश, पता नहीं बांग्लादेश क्या है कि नहीं नोटिस। सलाउद्दीन ने तो अपने एक पोस्ट में लिखा है, मैं उनका पढ़ रहा था। भाई इसका मामला उल्टा हो गया, जैसे मैं आपको बताऊं कि साहब बेंगलोर में जयपुर डायलॉग्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अच्छा। और किस ग्राउंड पे दर्ज हुई आप आश्चर्य करेंगे, क्या कहते हैं कि साहब आपने हमारे यहाँ एक स्टाफ ने एक आर्टिकल लिखा, उस अच्छा। आर्टिकल का शीर्षक है कि सच एंड सच थिंग सेज सलाउद्दीन शोएब चौधरी। अच्छा। और उस पूरे आर्टिकल में जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने जो जो बातें कही हैं वो कोट करके बता दी गई, नीचे एक डिस्क्लेमर भी डाल दिया गया। तो अब उसके बाद वो फाइल करते हैं, विचित्र बात कि साहब कि वो फाइल की जाती है सलाउद्दीन शोएब चौधरी के खिलाफ और हमारे खिलाफ। अच्छा वो चीज जो है हजारों लोगों ने से शेयर की है और उन्होंने केवल हमको पिकअप किया, तो आप सोच सकते हैं क्यों। आप इन सबके लीडर हैं, इसलिए आपको। और सुनिए गजब की बात। अरे भाई मान लीजिए कि डेफेमेशन हुआ, अगर किसी के प्रति इस प्रकार की बात कही है और उसका डेफेमेशन हुआ, तो भाई आप जो है ना वो डेफेमेशन की फाइल, डेफेमेशन जो है वो उसकी कंप्लेंट फाइल करो। उसमें समस्या है कि डेफेमेशन की जो कंप्लेंट है वो पर्सनल होती है, तो पर्सनली फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा आप तो उसमें करोगे भी वादी तो को भी आना पड़ेगा सुनवाई पे। हाँ वो बिल्कुल उसमें आके स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा। और फिर आपने अगर किया भी तो उसकी जो प्रूव करोगे आप, तो आपको सारी चीजें वैसे भी लानी पड़ेंगी। अब क्या हुआ है कि जो इन्होंने किया है उसने कहा साहब कि एक शांति भंग हो जाएगी। ये तो यही और करते हैं हर साहब बार। सुनो तो अजीत भारती के खिलाफ भी शांति भंग करने वाला किया था इन्होंने। रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही है। आप ये कैसे बताओ रिलीजियस फीलिंग कैसे हर्ट हो गई? ये सोच का विषय है कि भाई उसने कह दिया कि इनकी इंटर रिलीजियस मैरिज हुई थी और सोनिया गांधी जो है वो प्रैक्टिसिंग कैथोलिक है, इससे रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो गई और इससे जो है वो दो समुदायों में शांति भंग की आवश्यकता आशंका नहीं, है। वो कहाँ अगर भाई प्रैक्टिसिंग कैथोलिक भी नहीं है तो कैथोलिक तो थी, इसमें क्या, इसमें कौन सा अपमान हो गया, इसमें क्या गलत हो गया? तो ये अच्छा इसका
इसका जो है इफेक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पूरे प्रकरण को लार्जली इग्नोर कर दिया था, सलाउद्दीन को एक बार चाहे अर्नब ने बुलाया था, उसके बाद फिर उसको नहीं बुलाया था। सलाउद्दीन हमारे यहाँ भी आया था। बाकी आप देखें कि सलाउद्दीन का ये जो पूरा नैरेटिव था वो धीरे धीरे एक तरह से खत्म सा हो गया था। उसको नई प्राणवायु दे दी कल इन्होंने। हाँ, और ये भी दे उसने तो लिख दिया है कि आपने ये जो है यो ततैये के छत्ते में हाथ डाला है, ये अब तो मैं आपके पता नहीं क्या क्या निकाल के लाऊंगा, ये भी लिखा है। और आज पता नहीं क्या क्या चला रहा है वो। अच्छा, आज वो पूरा उनके जो है वो ऑर्बिसानो में जो दुकान है इटली में, जिसमें ये एंटीक्स वगैरह बिकते हैं, उसके 4-5 ट्वीट्स कर चुका है। असल में उसके खिलाफ ये भी चर्चा उड़ा दी किसी ने कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसने कहा है कि अगर मुझे वहां हिंदुस्तान की पुलिस ने अगर मुझे अरेस्ट कर लिया है तो मुझे कोर्ट में भी तो प्रोड्यूस करना होगा ना, तो मैं कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ या नहीं, ये भी बता दो मुझे। अच्छा, दूसरी बात उसमें है ये भी हुई। अब देखिए आज जो है उसको राहुल शिवशंकर ने भी नोटिस कर लिया, राहुल शिवशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट कर दिया। इसी तरह से अर्नब ने भी दोबारा उसको नोटिस करके कि आप दोबारा तो एक तरह से बगैर मतलब एक जो इशू खत्म हो चुका था उसको वापस चालू कर दिया। वो भी ने मुझे ठहरे हुए पानी में कंकर मार रहे हैं अभी। वो सही कह रहे हो आप, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा था बिल्कुल। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ही उसे छाप नहीं रहा था, लेकिन जो है अब ये सब छपवाएंगे अपना। और मुझे लगता है कि अब और भी कुछ चीजें निकल के सामने आने वाली हैं, कुछ और नई चीजें भी होंगी और वो सब चीजें छापनी पड़ेंगी फिर लोगों को। छापनी पड़ेंगी, बिल्कुल छापनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर रीच हो गया इनसे। लेकिन वैसे भी आप देख रहे थे कि मीडिया काफी राहुल फ्रेंडली होता जा रहा था। हाँ, सही बात है। वैसे भी कांग्रेस वाले आपसे बड़े नाराज हैं, आपने टिकट विकेट खूब कटवाए कांग्रेस वालों के जयपुर में। कांग्रेस वालों के निशाने पे आप शुरू से ही ऐसे व्यक्ति का टिकट कटवा दिया जो अकेला जो है वो सारे राष्ट्रवादियों के खिलाफ खड़ा रहता था आके हमारे मंच पे और डिफेंड करता था कांग्रेस को। ऐसे व्यक्ति का टिकट कटवा दिया। ये तो इनकी बुद्धि का आलम है ना, उल्टा ही कर दिया, अपने आदमी का नुकसान करा दिया। सही बात है, शायद बढ़िया चुनाव लड़ लेता। डेफिनेटली जो उनका रिप्लेसमेंट उन्होंने दिया उसने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। वो तो मान के बैठा था कि हमें तो हारना ही है यार जी। जबरदस्ती का टिकट मिल गया, आराम से 3.5 लाख से हारा। आराम से आराम से 3.5 लाख से। तब उसने तो थोड़ा बहुत भी एफर्ट नहीं किया। उसको पता था हमें हारना है, तो बहुत मेहनत करेंगे तो 2 लाख से हार जाएंगे। नहीं, मरा हुआ सांप डाल दिया उसके गले में इन्होंने। हाँ। जबकि सुनील शर्मा जी बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे ये लेने की, टिकट लेने की, और वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ते। आप बता रहे थे कि अच्छा चुनाव लड़ते। उनकी जो है राजस्थान की सबसे पुरानी कांग्रेस फैमिली है। अच्छा, वो विद्वान व्यक्ति हैं, वो हमारे सारे जो सनातन के शास्त्र का अध्ययन है, उनको इतिहास का अध्ययन है, इतिहास का अच्छा अध्ययन है। तो वो एक स्कॉलर टाइप के व्यक्ति हैं और वो बहुत प्रैक्टिकल हैं इन द सेंस कि भाई उनकी जो है वो राजनीति चली आ रही है। लगभग 100 वर्ष से उनके जो परिवार वाले राजनीति में हैं वो कांग्रेस की तरफ से। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ज्ञानी इन्हें कहाँ चाहिए? इन्हें तो इस तरह के ज्ञानी चाहिए ना जो इंग्लिश किताबें पढ़ के आगे बढ़े हैं, जैसे सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, इस टाइप के लोग चाहिए इन्हें। ऐसे कहाँ चाहिए? अरे बहुत लंबे समय तक वो राजस्थान में स्पोक्समैन रहे, करीब 10 वर्ष तक कांग्रेस के। अच्छा, मेरा परिचय उनसे उसी पर पीरियड में हुआ जब वो स्पोक्समैन थे। तो ये तो इनके हालात हैं। और इसके बाद भी जो है वो अब सुना है कि साहब हरियाणा में आम आदमी पार्टी से ऑफर कर दिया है राहुल गांधी ने, बिना किसी से पूछे कि हरियाणा में हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से ऑफर नहीं हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर 20 सीट हमें दे दो तो हम समझौता कर लेंगे।
दरअसल क्या है कि आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए बहुत हार्मफुल है। जो भी जितने भी चांसेस अभी कांग्रेस के हैं वो इसी पर है। आम आदमी पार्टी देखिए, अब विभव को भी छोड़ दिया कोर्ट ने, विजय नैयर बाहर आ गया, दो मेन की आदमी बाहर आ गए केजरीवाल के। अब केजरीवाल ही सिर्फ अंदर है, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं। तो इसके बाद इससे संभावना यह बढ़ रही थी कि हरियाणा का चुनाव आम आदमी पार्टी जोरदार तरीके से लड़ेगी, पैसा भी खर्च करेगी, कैंडिडेट भी ठीक ठाक उतारेगी, कैंपेन भी बढ़िया होगा। तो अब मुझे लगता है कि इसी वजह से कि शायद कुछ घबराहट है। अब एक लोकसभा सीट तो दे ही दी थी, एक लोकसभा सीट के बदले में अगर 20 विधानसभा सीट वो मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, तो 10 15 12 15 तो दी जा सकती है। 90 सीट ही तो है कुल, क्यों नहीं दे सकते उन्हें? तो अब बात यहीं पे अटकी है कि कितनी सीट आप दे सकते हैं, कितनी छोड़ सकते हैं। वैसे कल रात जो मीटिंग हुई है कांग्रेस की, राहुल गांधी जिसमें थे, उसमें 35 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हुई है और शायद आज शाम तक लिस्ट आ जाएगी। वो चांसेस हैं आज कल में लिस्ट आने के उसके। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन सुना आपस में कांग्रेस में बड़ी जुतुम पैजार चल रही है। हाँ, वो तो होता ही है। शैलजा का, ऊपर से सुरजेवाला का, सबका प्रेशर अपना अपना है ही। और ये भी बता रहे हैं कि ये विनेश फोगाट को टिकट ऑफर कर रहे हैं, वो मना कर रही है। क्यों? जीतने की आशा नहीं है? पता नहीं क्यों उसे लग रहा है कि जो सारा कमाया था वो कहीं इसमें ना चला जाए। देखिए, हरियाणा वालों का इस मामले में जवाब नहीं है। इन खिलाड़ियों को ज्यादा भाव नहीं देते हरियाणा वाले। योगेश्वर दत्त 2 चुनाव हार चुका है, बबीता फोगाट चुनाव हार चुकी है, कई लोग लड़ चुके हैं, इतने पहलवान वहलवान हैं, ये सब हार चुके, चुनाव कोई नहीं जीता। हरियाणा वाले इस मामले में अलग है बिल्कुल। वोट करते समय नहीं देखते ये पहलवान है कौन है, वहां फिर वहां जाट और उस पर आ जाती है बात। दिनेश फोगाट डर रही है, टिकट लेना चाहिए। मेरा तो मानना है कि टिकट लो, जीतो, क्या दिक्कत है भाई? आप खुलेआम हो। अब ये कह के कि साहब मैं तो अभी खेल में वापसी कर सकती हूँ, इस तरह की बातें कह के ये एक तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आओ आप लड़ो ना, देखते हैं जनता आपका साथ देती है कि नहीं। लड़ो आप। जनता साथ देगी तो पता चलेगा ना। हाँ, लेकिन जो हरियाणा में जो बात चल रही है वो तो चल रही है कि साहब के इस बार तो शैलजा को ही बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, फिर हमारे जाट भाइयों का क्या होगा? ये दरअसल क्या है कि हुड्डा विरोधी जो लॉबी है दिल्ली में और हरियाणा में, खासतौर से मीडिया में, उसमें ये बात शुरू से ही चला दी गई है। और मैं आपको बताऊं कि शैलजा ने बाकायदा अपने दफ्तर में बुलाकर कुछ यूट्यूब चैनल्स को, मेरे ख्याल में अजीत अंजुम भी गए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए, और 1-2 अखबारों को, पंजाब केसरी वगैरह जो उधर के प्रोमिनेंट अखबार हैं, भास्कर वगैरह, उनको इंटरव्यू दिए हैं। और उसमें उन्होंने सवालों के जवाब में ही अपनी इच्छा जता दी कि क्यों नहीं भाई, जाट का बनना क्या जरूरी है, क्यों नहीं यहाँ पे हरियाणा में कोई एक दलित फेस को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता। तो उन्होंने तो खुलेआम इच्छा जता दी है। लेकिन पॉलिसी तो ये बनी है कि किसी भी सांसद को टिकट नहीं देंगे। अभी पॉलिसी ये बनी है कि किसी सांसद को विधानसभा का टिकट नहीं देंगे। तो बनेगी कैसे? हुड्डा ने ये पॉलिसी बनवा दी है ऊपर से। तो पेंच है इसमें, मामले फंसा हुआ है। ये तो खैर कांग्रेस में तो इस तरह की पॉलिसी कभी चलती नहीं है। अशोक गहलोत को कितनी बार बनाया इन्होंने। नहीं, देखते हैं हरियाणा के बारे में है कि नहीं, क्योंकि जो वहां से प्राइमरी खबर यही आई थी जब ये लिस्ट फाइनल कर रहे थे कि जो पॉलिसी बनाई गई है टिकटों के आवंटन में, ये है कि भाई नहीं, क्योंकि दिक्कत क्या होगी संजय जी कि अगर सांसद को आप फिर रिजाइन करा के लाएंगे, फिर सीट पे उपचुनाव होगा तो सांसदों की संख्या घटेगी। राहुल गांधी चाहते नहीं कि 99 से नीचे जाए, वो तो चाहते हैं किसी तरह से 100 हो जाए, किसी बाईपोल को जीत लें कहीं। तो वहां 97 दिक्कत हो आएगी गए, ना। एक सांसद और चला गया ऊपर। हाँ, एक चले गए, एक और कम हो गए। तो बात तो वहां पे चल रही है कि किसी भी तरीके से सेंचुरी करा ली जाए। राहुल गांधी चाहते हैं ना कि मैं मजबूत दिखूं लोकसभा में। बिल्कुल। वैसे मजबूत दिखने की जरूरत क्या है? वो अकेले काफी नहीं है। वो तो ये मानते हैं कि मैं अकेले ही काफी हूं, उनका तो यही मानना है। पार्टी के जो उनके प्रवक्ता है वो तो इसी तरह से ट्वीट करते हैं।
कि वो तो एक अकेले ही है, सब पर भारी पड़ते हैं वो तो। अच्छा संजय जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि देखिए ये सब इतना पश्चिम बंगाल और ये सब इतना घटनाक्रम हुआ और देश के कई हिस्सों में कई और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन राहुल गांधी जो है वो मणिपुर को नहीं छोड़ रहा। ये कहीं वो बांग्लादेश वाला, अमेरिका वाला, वो कहीं वही कनेक्शन तो नहीं सब चल रहा कि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब रखो। वो तो है, वो तो चल ही रहा है ना। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने का, वो बीच में थोड़ा सा पीस आने लगी थी वापस, तो उन्होंने ड्रोन अटैक चालू कर दिया। हाँ वो अमेरिका जो है वो किसी तरह से नहीं चाहता। अमेरिका ने पूरा जो बर्मा का जो नॉर्दर्न एरिया है वो भी अमेरिका ने डिस्टर्ब कर रखा है। हम्म, और बल्कि चाइना का जो होल्ड हुआ करता था बर्मा में, वो कम हुआ है। तो अमेरिका जो है वो चाहता है, जैसा कि शेख हसीना ने कहा था, भाई शेख हसीना ऐसे वैसे तो कोई नहीं थी, कोई हेड ऑफ स्टेट थी वो। तो एक हेड ऑफ स्टेट जब ये कहता है कि साहब उनसे ये कहा गया कि हाँ आप जो है हम इस तरह का यहाँ पे बनाएंगे और आप इसमें कोऑपरेट करो, तो उसको हमें सीरियसली लेना पड़ेगा कि वो पूरी एक क्रिश्चियन स्टेट वहाँ पे बनाना चाहते हैं कि जिससे कि चाइना के खिलाफ उनका वो बना रहे, एक प्रकार से एंटी चाइना। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो उनके झांसे में आता नहीं है। भारत को वो चीन से लड़ाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने यूक्रेन को रूस से लड़ाया। हाँ सीधी सी बात है। हाँ, वो अब खुद नहीं, वो खुद डैमेज नहीं करते, वो दूसरे से डैमेज कराते हैं कि वो तो इकोनॉमी खराब हो। जब जब वहां पर उनको अपनी पसंद का नहीं मिला, तो उन्होंने वहां पे रिजीम चेंज कराया, जिसको कहते हैं वो कलर रेवोल्यूशन बोलते हैं। वो वहां करा के और एक अपना पपेट बैठाला, और उस पपेट से रूस से लड़ाई करवाई। यहाँ पे भी अपना पपेट बैठाना चाहते हैं, किससे लड़ाई करवाएंगे? तो उसमें बर्बादी किसकी हुई? यूक्रेन की। रशिया को तो कोई हाँ खास नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, जो हाँ, सैनिक मरे वो यूक्रेन मरे। यूक्रेन उनकी तो जो बर्बाद हो गया। उनकी जो इकोनॉमी है वो पूरे यूरोप में सबसे अधिक तेजी से बढ़ रही है। 3.5-4% की ग्रोथ किसी की नहीं है जो रशिया की है। और यहाँ पर वही है, यहाँ पर करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जो है उनके पपेट हैं। अब जा रहे हैं वो वापस यूएस, वहां से कुछ तय करके आएंगे। अभी तो उनको और भी तो समस्याएं हैं ना, आ जाती हैं अभी। आपने भी कल वीडियो बनाया था ना, तो महाराष्ट्र में समस्या आ गई, अजीब प्रकार की समस्या आ गई कि शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी, तो वो मामला पूरा का पूरा बजाय भाजपा के गले की फांस बनने के एमवीए के गले की फांस बन गया। ये हाँ, तो बीजेपी एक वाले तो कह रहे हैं कि तुम राहुल गांधी से माफी मंगवाओ, सावरकर को रोज गाली दी उन्होंने कि राहुल गांधी से क्यों नहीं माफी मंगवाते, और मोदी जी ने तो जाके माफी मांग ली। मोदी जी ने तो 1 मिनट में कहानी खत्म कर दी उसकी, जाके माफी मांग ली और कह दिया कि उससे भी बढ़िया मूर्ति लगवाऊंगा यहाँ। शिवाजी महाराज जो है उनके प्रति मेरा सम्मान है, और मैं तो जब फर्स्ट टाइम जब मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना था तो मैं तो उनके वहां गया था जहां उनकी समाधि है, वहां जाके मत्था टेका था मैंने सबसे पहले। तो मोदी ने तो, कहते हैं ना कि एक बार माफी मांग लो सारी कहानी खत्म हो जाती है, तो माफी मांग के उन्होंने कहानी खत्म कर दी। और उल्टा सावरकर, उन्होंने कहा कि लेकिन ये सावरकर वाले कब माफी मांगेंगे, उन्होंने तो ये इशू छोड़ा। मेरा तो मानना है संजय जी, महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो है सावरकर को वीर रत्न वो दे देना चाहिए भारत, फिर देखो आप कहानी। हाँ देना चाहिए बिल्कुल। जिस तरह से इन्होंने, हाँ, देखिए मैं तो बहुत पहले कहता था, बहुत पहले मैं देश चुनाव पहले कहता था कि भैया अपने एजेंडे सेट कर दो। ये मत सोचो कि साहब ये है वो इंटरनेशनल मीडिया क्या बोलेगा। भारत में इंटरनेशनल मीडिया ना कोई देखता है ना सुनता है। ना कोई पढ़ता सुनता कुछ इंटरनेशनल नहीं। ना कोई पढ़ता है। इंटरनेशनल मीडिया पे चर्चा केवल और केवल अंग्रेजी चैनल्स पर होती है, जिनकी टीआरपी रीजनल चैनल की %0.5 भी नहीं है। बिल्कुल। आप उठा के टीआरपी चार्ट देख लीजिए, खाली मैं रीजनल की बात ही नहीं कर रहा, केवल हिंदी चैनल और इंग्लिश चैनल का कंपैरिजन कर लीजिए, 1:100 का फर्क है। हाँ ऐसे ही है, यहाँ कोई नहीं देखता है। और अगर सारी आप रीजनल चैनल्स मिला लें तो वो 1:300 का फर्क हो जाएगा, नहीं तो तो देखो ना, 1:200 का अभी तो हो ही जाएगा।
लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, इनको भारत रत्न दिए। कभी उसका असेसमेंट करो, उसका क्या फायदा हुआ? और जो तुम्हारे एजेंडे में है चीजें, वीर सावरकर, 370, ये सब यूसीसी, उस पे आप काम नहीं कर रहे। भाई वीर सावरकर को दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? दो ना, उसी को मुद्दे को उठा लो, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज वाला मामला फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा। मूर्ति गिर की दूसरी लग जाएगी, उससे बड़ी लगा दो। और क्या महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको? महाराष्ट्र मुझे अभी कुछ लग नहीं रहा। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि कहीं हंग ना आ जाए, हंग असेंबली ना हो जाए, बड़ी दिक्कत हो वहाँ जाएगी। वो रामगिरी महाराज जी वाला प्रकरण है जो चल रहा है, और जिसमें जो है ये मुल्ले मौलाना जगह जगह पर सरतन से जुदा का नारा लगा रहे हैं, तो ये तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ, अपना नुकसान कर रहे हैं। अब उल्टा देखिए, महाराष्ट्र वहां का, तो इस तरह का है नहीं। वो नीतीश राणे ने बयान कर दिया कि मस्जिदों में घुस के चुन चुन के मारेंगे। हाँ, उसका तो वीडियो शेयर कर रहे हैं, कह रहे कि राजदीप सरदेसाई ने किया सबसे पहले वीडियो शेयर उसका। उसे जो है और कुछ नहीं सूझा। कोलकाता पे एक नहीं किया उसने, आरजीकर पे मेडिकल कॉलेज वाले पे एक ट्वीट नहीं आया उसका, वहां तो डर गया वो। डर नहीं गया? डर क्यों जाएगा? वो सांसद पति है, टीएमसी की सांसद का पति है भाई। वो टीएमसी के प्रति उसको अपना पत्नी धर्म नहीं निभाना है क्या? अरे साहब, मैंने तो बड़ा एक मजेदार एक दिन ट्वीट कर दिया। वो साकेत गोखले हैं इनके राज्यसभा के सांसद, वो अपने बायो में ये लिखते हैं कि मैं सेकंड यंगेस्ट राज्यसभा सांसद हूँ। मेरे ख्याल में राघव चड्ढा के बाद सेकंड यंगेस्ट है वो, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। और पिछले दिनों उन्होंने बरखा दत्ता और इन सबको जो है उनके शो पे आके कुछ उल्टा सीधा कह दिया। बरखा दत्ता ने उन्हें अपने शो से भगा दिया, और फिर कुछ और उसमें इंडिया टुडे पे उन्होंने कह दिया कि ये बीजेपी का चैनल है। अब मैंने उन्हें कोट करते हुए उसमें ये लिख दिया कि भाई ये बीजेपी का चैनल है, ये कैसे भूल जा रहे हो कि ये आपके जीजा जी का भी चैनल है, सागरिका। उसको अपनी दीदी मानते हो या नहीं? तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया मेरा ट्वीट पढ़ने के बाद, साकेत गोखले ने। इन टीएमसी वालों में है ना दम नहीं है बिल्कुल भी। अजीत अंजुम और ये सब तो इनका एजेंडा चलाते हैं। अजीत अंजुम ने एक ट्वीट कर दिया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले मामले पे सागरिका घोष, महुआ मित्रा, इन सब जो इनकी सयानी घोष, इन सब की जो सांसद है उनको ट्वीट कर दिया टैग करते हुए कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो। तो महुआ मित्रा ने जो है अजीत अंजुम को ब्लॉक कर दिया। अजीत अंजुम को बड़ा दुख हुआ कि यार हम जिनके लिए मर खप रहे हैं, टीएमसी वालों के लिए, टीएमसी को चुनाव जितवाने गए थे 2021 में, अजीत अंजुम वीडियो बनाने गए थे वहां, कोविड करवा के आ गए थे, वहां से कोविड का शिकार हो गए थे। वो उनका सांसद ही ने ब्लॉक कर दे रहा है। इससे इतना आहत हुए कि इसी बात पे वीडियो बना दिया कि मुझे जो है महुआ मित्रा ने ब्लॉक कर दिया, और रवीश से ट्वीट करवाया कि महुआ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अजीत अंजुम को ब्लॉक क्यों कर दिया? पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है उलट गया। हाँ, तो इतना सा मूड। और मैंने तो फिर चैलेंज किया, मैं भी कहा इससे मानने वाला था, मैंने भी वीडियो बनाया। मैंने कहा कि भाई देखिए, अब ये कलकत्ता पे नहीं बोलेंगे रवीश कुमार, कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, और ना अजीत अंजुम। और मैंने कहा कि अब देखिएगा ये वीडियो किस पे बनाएंगे, हरियाणा पे बनाएंगे। अब हरियाणा पे ही बना रहे हैं अजीत अंजुम, सिर्फ वो दीपेंद्र हुड्डा का इंटरव्यू ले रहे हैं, शैलजा का इंटरव्यू ले रहे हैं, बस वो वहीं तक सीमित होकर रह गए। वो टीएमसी के सांसद पति हैं, वो तो क्या बोलेंगे। आज तो ममता बनर्जी जो है वो कह रही है कि जो बलात्कार हुए हैं पश्चिम बंगाल के लिए, उसके लिए मोदी और शाह रिस्पॉन्सिबल हैं, वो दोनों रिजाइन करें। कैसे कैसे क्या? कोई लॉजिक थोड़ी है इसमें। नहीं, कुछ तो कहा होगा ना कि वो कैसे जिम्मेदार हैं। वो तो ऐसे ही कहती रहती है ममता बनर्जी। तो उन्होंने तो, जब आपके ध्यान होगा कि जब विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के वालों के साथ मारकाट हुई थी, तो उस समय उन्होंने बयान दे दिया था कि ये बिहार से भेजे जा रहे हैं, यहाँ पे लोग, बाहर के लोग आके यहाँ दंगा करते हैं, ये बयान दे दिया था। वो तो कुछ भी कह देती, उनका क्या। आज उन्होंने एक कानून पास किया। हाँ, वो किया, जो रेप वाला, हाँ, रेप वाला जो कानून पास किया,
उसमें बाकी सब तो ठीक है, उन्होंने उसमें ये प्रावधान जो है ना उससे कोई विशेष अंतर पड़ता नहीं, क्योंकि कानून जो है वो जो बनाया कैपिटल उन्होंने पनिशमेंट वो वाला। हाँ कैपिटल पनिशमेंट वाला, कि खाली कैपिटल पनिशमेंट होगा अगर रेप से डेथ हो गई, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के ही विरुद्ध है, वो तो स्ट्राइक डाउन वैसे ही होना है, क्योंकि इसको तो भेजा जाएगा सेंटर, ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है। कंकरेंट लिस्ट में अगर स्टेट कोई लॉ पास करती है तो उसको प्रेसिडेंशियल एसेंट की जरूरत होती है, प्रेसिडेंशियल हाँ, एसेंट मिलती है, आपके मिल कहने से जाएगा थोड़ी कैपिटल पनिशमेंट हो जाएगी किसी को। तो वो होम मिनिस्ट्री जाएगा, तो होम मिनिस्ट्री तो इसलिए तो इसने पूरा का पूरा नाटक इसलिए किया है कि ये इसको होम मिनिस्ट्री में जब एग्जामिन होगा, जो चीज गलत पाई तो जाएगी फिर लॉ के कहेगी हिसाब से बीजेपी नहीं वाले चलाई रोक जाएगी, रहे हैं। साहब हाँ बीजेपी वाले रोक रहे हैं, बीजेपी वाले रोक रहे हैं, सब इसका इंटेंशन ही है। हाँ और उसमें जो हाँ, वो असली ये इन्होंने जो कैश डाला है ना, जो लॉ डाला है, वो आपको बताता हूँ क्या भेद है। तो ये है कि कोई भी रेप का जो इंसिडेंट है वो रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा नहीं, कैसे ऐसा कैसे करेंगे? से अभी तो लॉ ये है कि भाई ये किसी भी रेप के इंसिडेंट में जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। हाँ मैडम कह रही है कि वो केस वो रिपोर्ट ही नहीं किया जाएगा, बस मामला सॉल्व। पश्चिम बंगाल में कोई बलात्कार होगा ही नहीं अब तो। ये तो वही बात हो गई कि वो जैसे अब मायावती ने एक बार कह दिया था कि वो जो है अपराध जो है मुझे कम करने हैं, तो पता नहीं उस समय डीजीपी कौन थे, उन्होंने कहा कि फिर कैसे करा जाए, तो उन्होंने कहा कि साहब अपराध तो ऐसे ही कम हो सकते हैं, आप रजिस्टर कम करना शुरू कर दो, उन्हें दर्ज ही ना करो मुकदमे, तो अपने आप ही ग्राफ नीचे आएगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपने आप ही सब कुछ डाउन चला जाएगा। ये तो वो बात हो गई। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।